नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। हिंदी शिक्षा 7 की क्लास में या आपकी हिंदी पेडागोजी की 7वीं क्लास है दोस्तों। आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर दोस्तों, अगर आपने ये सारी क्लासेस पढ़ लिया तो 15 में 15 नंबर जो हैं आपके हिंदी पेडागोजी में कंफर्म हो जाएंगे, जो सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपका 7वीं क्लास। और पिछली क्लासेस देखने के लिए आई बटन पे लिंक आएगा, तो आप लोग इस क्लास को देखने के बाद पिछली क्लासेज भी आप लोग देख सकते हैं, जो हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षा भर्ती के चैनल पे, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। पहला प्रश्न स्क्रीन पर 7वें प्रैक्टिस सेट का हिंदी पेडागोजी का। सत्य शाश्वत व अपरिवर्तनशील होता है, कथन का कौन सी विधि समर्थन करती है? जो सत्य होता है वह शाश्वत अपरिवर्तनशील होता है, यानी सत्य को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह जो कथन है, ये कौन सी विधि इस कथन को समर्थन करती है? क्या आपकी आगमन विधि है, निगमन विधि है, खेल विधि है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, सत्य शाश्वत व अपरिवर्तनशील होता है, यह जो कथन है कौन सी विधि समर्थन करती है? तो वह आपकी निगमन विधि, क्योंकि नियम से उदाहरण की ओर चलना निगमन विधि है, और निगमन विधि इस कथन को क्या है, समर्थन करती है। तो राइट ऑप्शन आपका निगमन विधि हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के दृष्टि से दोस्तों। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है कि भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रसार कब हुआ था? भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का जो प्रसार है आपके 1950 में हुआ, 1970 में हुआ, 1973 में, या 1963 में? तो भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रसार कब हुआ था? तो दोस्तों, आपका 1963 में हुआ था। सभी लोग मेरे नोट कर लेंगे। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, व्हाट्सएप ग्रुप, आपको लिंक मिल जाएगा। तो भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रसार कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। देखिए 19 है और 63 का जब हम यहाँ पे योग करते हैं तो कितना आता है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। अगर हम 63 का यहाँ पे योग कर लेंगे तो कितना आएगा, तो टोटल कितना आता है, इक्वल टू कितना आएगा, 9 आता है, 9 ही आता है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यह है कि सही क्रम में कौन सी अभिक्रमित अनुदेशन की क्रिया हो रही है? यानी अभिक्रमित अनुदेशन में सही क्रम क्या होता है? पहले रीड करना, फिर राइट, फिर चेक्स, फिर एडवांस टेस्ट, ठीक है। या रीड, चेक्स, राइट, एडवांस टेस्ट क्या होता है? तो अभिक्रमित अनुदेशन की जो सही क्रिया हो रही है किस पर हो रही है दोस्तों? वह राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन में सही क्रम या सही क्रिया का है, पहले रीड करना, फिर राइट करना, फिर चेक्स करना, फिर एडवांस, फिर टेस्ट होता। तो राइट ऑप्शन ये पहला हो जाएगा। सभी लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर कन्फर्म कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है और यहीं से प्रश्न आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाह्य और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया है, ठीक है दोस्तों। बाह्य और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का विकास करने वाले आपके स्किनर ने हैं, स्पेंसर हैं, लॉरेंसन कोहल वर्ग हैं, या आपके पॉल हैं? तो दोस्तों कौन है, सभी लोग कमेंट करेंगे। बाह्य और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया है, किसने किया है? तो आपके स्किनर ने यहाँ पर विकास किया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है। हर एक भाई बहन भैया सभी का वेलकम, सभी का जिसका सपना है शिक्षक बनना, टीचिंग लाइन में जाना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी को नमन है दोस्तों। जय हिंद है, वंदे मातरम है, बेहतरीन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लाइक करने के लिए। अगला प्रश्न है कि दल शिक्षण जो टीचिंग होता है दोस्तों, दल शिक्षण विधि का श्री गणेश हुआ था, ठीक है। श्री गणेश यानी कि जब भी हम कथा भाग कुछ भी करते हैं तो श्री गणेश, गौरी गणेश बनाते हैं तो श्री गणेश पहले करते हैं, यानी कहते हैं ना, चलिए श्री गणेश हो गया, यानी कि काम शुरू हो गया। तो इसी प्रकार जब दल शिक्षण या टीम टीचिंग विधि का श्री गणेश या काम शुरू हुआ था, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? आपके हमारे भारत देश में, जापान देश में, इंग्लैंड में, या अमेरिका से हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं टीम टीचिंग विधि का श्री गणेश अमेरिका में हुआ था, ठीक है दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लाजवाब है। इस प्रश्न पर सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो एक बार दिल से फिर से लाइक कीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया है एक बार जरूर कीजिए और शिक्षा को सपोर्ट कीजिए।
अमरूद सिखाने के लिए किस अधिगम प्रयोग किया जाना चाहिए। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, अगर बच्चों में अमरूद सिखाना चाहते हैं, बच्चों को अमरूद लिखना या अमरूद की कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए किस अधिगम का प्रयोग आप लोग सबसे बेहतर करेंगे, या किस अधिगम का प्रयोग किया जाना चाहिए आप लोगों को। शब्द कार्ड का, वर्ण कार्ड का, अमरूद का चित्र या मात्रा कार्ड। तो देखिए प्राइमरी स्तर में करेंगे, प्राथमिक स्तर में अगर आप बच्चों को अमरूद सिखाने जा रहे हैं तो किस अधिगम का प्रयोग किया जाना चाहिए आपको। तो आपको क्या है, अमरूद का चित्र बना देंगे और वही आपकी सबसे बेस्ट क्रिया होती है। अमरूद का चित्र बना दिए और यहाँ पे 2 पत्तियाँ हो गई, ठीक है, बच्चों को दिखा दीजिए, सबसे बेहतर यही आपका अधिगम का प्रयोग होगा, अमरूद का चित्र दिखाना। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न यह है, करिकुलम की रचना में प्रमुखतः ध्यान रखा जाता है, ठीक है, आपने एनसीएफ पढ़ा होगा, ठीक है, तो एनसीएम में जो करिकुलम आता है उसकी रचना में प्रमुखतः ध्यान किस पर रखा जाता है, बालक पर रखा जाता है, शिक्षक पर रखा जाता है, समाज पर रखा जाता है या परिवार पर रखा जाता है। तो जब भी करिकुलम की रचना की बात की जाती है, करिकुलम में प्रमुखतः जो ध्यान रखा जाता है वह एक बालक और बालिका पर ध्यान रखा जाता है, यानी बालक विद्यार्थी शिक्षार्थी पर ध्यान किया जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। जब भी हम ध्वनि शब्द वाक्य रचना के ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, तो जब भी ध्वनि शब्द वाक्य रचना का ज्ञान संबंधी जब हम बात करते हैं और हिंदी शिक्षण में, क्या वह रचनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे, सृजनात्मक, कौशलात्मक या आपके ज्ञानात्मक। तो भैया आपके क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया गया है कि ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान। तो ज्ञान मतलब क्या होगा, किस हिंदी शिक्षण में आएगा ज्ञान, तो ज्ञानात्मक में आएगा। किस में आ जाएगा, ज्ञानात्मक में आ जाएगा। ध्वनि शब्द वाक्य रचना का ज्ञान जो है, इन सभी का ज्ञान करना, तो हिंदी शिक्षण में ज्ञानात्मक में ही आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। धन्यवाद सभी का दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए, प्यारे प्यारे शिक्षक बंधुओं, एक बार दिल से इस पर आंसर बताइएगा और आज की क्लास में बताइए आप लोग 15 में से कितना यहाँ पे स्कोर क्रॉस कर रहे हैं। जी हाँ, हर एक शिक्षक बंधु का मैं कमेंट रीड करता हूँ और देखता हूँ, समझता हूँ और आप लोगों से ही सीखता हूँ दोस्तों। जी हाँ, भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए, अनौपचारिक होनी चाहिए, निरौपचारिक होनी चाहिए या इन सभी औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार की होनी चाहिए। तो भाषा शिक्षण कैसी होनी चाहिए दोस्तों, भाषा शिक्षण आपकी अनौपचारिक होनी चाहिए। कैसी, अनौपचारिक। राइट ऑप्शन आपका बी के साथ जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। ये भी बात है कि बच्चों में किस कक्षा से बच्चे जो है मौन वाचन शुरू कर देना चाहिए बच्चों को। तो आप अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं, शिक्षक शिक्षिका बनने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मौन वाचन जो है कक्षा 3 से बच्चे शुरू कर दें, कक्षा 6 से कर दें, कक्षा 10 से करें या कक्षा 8 से करें। तो हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर में। तो प्राथमिक स्तर में कौन सी कक्षा आती है, तो मौन वाचन जो है कक्षा 3 से बच्चे शुरू करना चाहिए। कक्षा 3 सही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यह है, छोटे बालकों में परियों की कहानी से क्या होगा। अगर छोटे बालकों में परियों की कहानी से क्या होता है, परियों कहानी सुनाते हैं, ठीक है, आपको पता है कि प्राथमिक स्तर में कहानी कविता के माध्यम से ज़्यादा भाषा सिखाने में बहुत अच्छा होता है, बच्चे रुचि लेते हैं, समझते भी हैं। तो छोटे बालकों में जो परियों की कहानी से क्या होता है, बच्चों में या छोटे बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, चिंतनशीलता का विकास होता है, कौशल का विकास होता है या किसी का भी विकास नहीं होता। तो जो छोटे बालक बालिकाएं होती हैं उनको परियों की कहानी से क्या होगा, उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है कि आप बताएंगे परियां ऐसी थी, ऐसे जाती हैं, ऐसे उड़ के जाती हैं, वो कल्पना करते हैं। तो उनकी क्या है, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिंगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है। जो आपका लिंगवा फोन है वह कैसा शैक्षिक उपकरण होगा, दृश्य में आएगा, श्रव्य में आएगा, दृश्य श्रव्य में आएगा या इनमें से कोई नहीं। तो लिंगवा फोन जो है कैसा शैक्षिक उपकरण हो जाएगा, तो यह एक श्रव्य माध्यम में आता है। लिंगवा फोन क्या है, एक श्रव्य माध्यम में आ जाएगा, ठीक है, तो श्रव्य शैक्षिक उपकरण कहलाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या देख रहे हैं, क्या दिया गया है, स्पष्टीकरण किसके अंतर्गत आता है। हम बात कर रहे हैं स्पष्टीकरण, तो जो स्पष्टीकरण है आपके आदर्श वाचन के अंतर्गत आता है, अनुकरण वाचन के अंतर्गत आता है,
पुनरावृत्ति के अंतर्गत आएगा या आपके प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आएगा। तो हम बात कर रहे हैं स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण करना, ठीक है। तो स्पष्टीकरण कैसे करेंगे, यानी किसी को समझाना, कोई चीज़ अगर आप, ठीक है, मान लीजिए आप रस पढ़ा रहे हैं, बच्चों को का वर्ण पढ़ा रहे हैं, तो का वर्ण के बारे में जब आप बच्चों में स्पष्टीकरण करेंगे यानी उसे समझाएंगे तो कैसे, किसके अंतर्गत आएगा भैया, पहले प्रस्तुतिकरण करेंगे ना, तब ना उन्हें समझाएंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। तो स्पष्टीकरण किसके अंतर्गत आता है, आपके प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन आपका 4th हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुलेटिन बोर्ड क्या है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लगभग 90% आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु ये प्रश्न जानते होंगे कि बुलेटिन बोर्ड श्रव्य में आता है कि दृश्य में आता है कि दृश्य शब्द में आता है, किस में आता है। तो सभी लोग जानते हैं बुलेटिन बोर्ड की बात कर रहे हैं, यह दृश्य में आता है। जी हाँ, बुलेटिन बोर्ड आपके दृश्य सामग्री में आता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है SIQ का अर्थ क्या होता है। SIQE का अर्थ पूछा गया है। स्टेट इंटीग्रेटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन होगा या स्टेट आपका इंटीग्रेटिव फॉर क्वालिटी एलिवेशन हो जाएगा, क्या होगा। राइट ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो SIQ का जो अर्थ होता है वह पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेट इंटीग्रेटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा। SIQ का फुल फॉर्म, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क में है, आइए देख लेते हैं। आप लोगों का आंसर यहाँ पे बताना, ये होमवर्क में है और इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे क्या सही होने वाला है। रचना शिक्षण में क्या होता है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रचना शिक्षण की। रचना शिक्षण में होता है अपने भावों का प्रभावी रूप से प्रकटीकरण, भावों का लघुकरण या लेखन कौशल का कम प्रयोग या दूसरे के भाव का हनन। तो रचना शिक्षण में क्या होता है, सभी लोग कमेंट करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क में है और इसका आपको जवाब देना है। हर एक भाई बहन, हर एक शिक्षक बंधु को जवाब देना है, हर एक अध्यापक अध्यापिका को जवाब देना है इस आंसर का। जिन्होंने वीडियो अंत तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती से अभिनंदन है, प्रार्थना कि आप लोगों का जो सपना है जरूर साकार होगा, क्योंकि आप लोग दिल से स्टडी कर रहे हैं और दिल से शिक्षा को सपोर्ट करते हैं। तो सभी मेरे प्यारे मित्र, एक बार दिल से धन्यवाद सभी का सब्सक्राइब करने के लिए, सदस्यता हासिल करने के लिए और अपने शिक्षक के परिवार से जुड़ने के लिए। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों, नमन है। और एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर एक क्लास आपके सिलेबस आधार पर है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है। नोट्स, PDF फाइल सब कुछ आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।